चाचा में चाचा नेहरू चाचा का कल जन्म दिवस था और उनके जन्मदिन को मनाने के लिए पांव फटते ही नेहरू भक्ति में लीन तवलीन सिंह ने हमें बताया कि हमें नेहरू की केवल सच्ची अच्छी बातें याद करनी चाहिए और उसने कितना भी बड़ा पाप किया हो या कितने ही दोष हो उनमें, उन्हें कतई डिस्कस नहीं करना चाहिए। इनसे क्यों पूछना अलाउड नहीं था, तो इसलिए हमने क्यों नहीं पूछा। जावेद चचा से लेकर राजदीप सरदेसाई तक सबने अपने अपने तरीके से नेहरू जी को याद किया। मोदी जी ने भी किया। 4 साल पहले इतना सारा लिखा, 3 साल पहले इतना सारा लिखा इसी दिन, लेकिन पिछले वर्ष और इस वर्ष तो बहुत ही कम लिखा भाई। मुझे तो लग रहा है जिस हिसाब से चल रहे हैं अगले वर्ष नेहरू ब्रो HBD लिखकर काम चला लेंगे। अब चलिए, जब सुबह सुबह कह ही दिया गया कि नेहरू के दोष नहीं देखने हैं, तो सबसे पहला कार्य यही करते हैं कि नेहरू जी के दोष ही देखते हैं और देखते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे गूफअप्स किए जिसका भुगतान भारत आज तक कर रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, दिखाएंगे नेहरू जी की एक अद्भुत सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। हम सभी को बचपन में पढ़ाया गया है कि नेहरू जी को चाचा नेहरू कहो। मैंने कई बार सोचा इस बात पे, वाई ओनली चाचा, वाई नॉट मामा। अंदर बसी एक फेमिनिस्ट ने चिल्लाकर कहा, पेट्रियार्की ब्रो। इस प्रश्न का उत्तर आपको अगर पता है तो भाई आप भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए कि वाई चाचा, वाई नॉट मामा। अब चाचा नेहरू के बारे में बताते हुए कहा गया कि जब नेहरू जी की मृत्यु हुई तो उसके उपरांत ही ये निर्णय लिया गया कि अब से नेहरू जी के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह नेहरू जी को उनके अच्छे कर्मों के लिए एक बढ़िया ट्रिब्यूट होगा और नेहरू जी तो वैसे भी बच्चों से असीम प्रेम किया करते थे। पर जैसा कि हमने अपनी कई वीडियोस में आपको बताया है कि इतिहास के साथ हमारे इतिहासकारों ने इतना छेड़छाड़ किया है, तो भाई यहां पर भी थोड़ी पीछे रहेंगे। अब नेहरू जी की मृत्यु हुई 1964 में और यदि बाल दिवस नेहरू जी की मृत्यु के उपरांत शुरू हुआ तो भाई ये डाक टिकट 1957, 60, 61 और 62 की हैं और इन पर बाल दिवस लिखा हुआ है। डेट 14 नवंबर की है। तो क्या ये डाकघरों के लिए नेहरू जी पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे? अब चलते हैं सही इतिहास की ओर और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। तो आपकी स्क्रीन पर ना एक वीडियो चल रही होगी। ये नेहरू जी के जन्म उत्सव की फुटेज है जिसे ब्रिटिश के पाठे ने शूट किया था। ये तत्कालीन प्रोड्यूसर थे डॉक्यूमेंट्री एवं न्यूज रिलीज के। इस वीडियो में आपको नेहरू जी ग्रैंड स्टाइल में अपना जन्मदिन मनाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। निर्धन भारत के धनी प्रधानमंत्री कुछ इस प्रकार अपना जन्मदिन मना रहे थे और साथ में कह रहे थे, दुकानदार से लेकर जो भी बिजनेसमैन है, जो भी प्रॉफिट की बात करता है, वो सभी घटिया लोग हैं। VM कुलकर्णी जो कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ सोशल वेलफेयर में कार्यरत थे, वो अपनी स्टडी यूके में कर रहे थे उस समय और जो वो स्टडी कर रहे थे उसका विषय था कि कितने बच्चे रिहैबिलिटेट हो चुके हैं जिनके साथ क्राइम हुआ था। उनकी स्टडी में वो बड़े इंप्रेस हुए यूके से और उन्होंने देखा कि यूके में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के जन्म दिवस अर्थात 19 जून को फ्लैग डे का आयोजन होता है और बच्चों के ट्रस्ट के लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है। कुलकर्णी इससे बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने पाया कि भारत में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को मदद की जा सके। तो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से नेहरू को कहा कि अपने जन्म दिवस पर फ्लैग डे जैसा कुछ करो। तो नेहरू जी थोड़े हिचकिचाए लेकिन बाद में ना इवेंचुअली यूनाइटेड नेशंस के कहने पर मान गए और 1952 में प्रथम बार बाल दिवस मनाया गया। तो भैया कोई बच्चों से प्यार वाली थ्योरी को मत मानो, सही इतिहास को जानो। अब चलते हैं नेहरू के कुछ भयंकर डिसीजंस की ओर। भारत की आजादी भीख में मिली, कुछ इस प्रकार का एक स्टेटमेंट कंगना ने दिया। उसका बड़ा विरोध हो रहा है और यह बात दो दृष्टिकोण से देखी जा सकती है। एक
कि यदि वो भीख थी तो ये कौन थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। और दूसरा दृष्टिकोण हो सकता है जो एक्शंस स्वाधीनता के बाद नेहरू जी के द्वारा लिए गए। यदि हम अपनी केंद्र बिंदु नेहरू जी को या उनके द्वारा किए गए कार्यों को बनाएं तो अनेकों ऐसे रीजंस मिल सकते हैं जिससे देखकर लगेगा कि कंगना सही है। अंग्रेज या ब्रिटिश राज अपना बजट संध्या को 5 बजे बढ़ा करते थे। नेहरू जी ने भी वही ट्रेडिशन कैरी फॉरवर्ड किया। 1999 में आकर अटल जी की सरकार में यशवंत सिन्हा ने पहली बार 11 बजे बजट पढ़ा। और तो और 1948 में ना नेहरू जी ने एक पत्र लिखा था यूके की क्वीन को, और पहली ही लाइन में भाई ने लिखा, मैं जवाहरलाल नेहरू रानी की नौकरी कर रहा हूं, रानी से परमिशन मांग रहा हूं कि प्लीज हमें हमारा गवर्नर चेंज करके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बनाना है, क्या हम बना लें। नीचे हस्ताक्षर किए, उसके नीचे लिखा जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया। वाह, भारत ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का डोमिनियन था, ना कि एक स्वतंत्र राष्ट्र, जिस पर नेहरू जी ने हस्ताक्षर भी किए थे और 1905 में जाकर भारत का डोमिनियन स्टेटस हटा था। सबसे बढ़िया बात ये, जो कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन एलेक्स वॉन टंजेलमान ने लिखा था कि भारतीय डोमिनियन स्टेटस के लिए ना मान नहीं रहे थे, और जब सभी रास्ते बंद होते दिखे तो एडविना माउंटबेटन, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी थी, उनको इस काम को दिया गया। उनके समझाने पर नेहरू झट से समझ गए और भारत को डोमिनियन स्टेटस मान लिया गया। माउंटबेटन की बेटी स्वतः बताती हैं कि नेहरू और उनकी मां के बढ़िया संबंध थे, उनके पिता के भी नेहरू से अच्छे संबंध थे। And find solace in each other. In your book you write with incredible candor, my mother had already had lovers. My father was inured to it. But then you add the relationship with Nehru remained platonic. Can you be really sure of that? I was with them most of the time. We called it a gooseberry. It would be very awkward for them, you know, if I was around the whole time. I would say yes, because anyway, Nehru was a very honourable man who liked my father. There was a great affection between the two. And it was nearly always in my father's houses, either in England or in India, that they were together. And I think he would have never dishonored his friends. अब ये बताओ, गुलाम राष्ट्र का एक व्यक्ति जो आपको भगा रहा है, उससे आपके बढ़िया संबंध कैसे हो गए। चलिए अब अगले अध्याय में नेहरू जी की ऐसी ऐसी बातें जानते हैं जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने के उपरांत लिए, और बड़े तगड़े डिसीजंस थे। देखते हैं। जब नेहरू जी कैम्ब्रिज गए तो वहां उनका मन नहीं लगा, तो उन्होंने अपने पिता को एक पत्र लिखा और कहा मुझे ना यहां से निकालो और ऑक्सफोर्ड में भेजो, क्योंकि कैम्ब्रिज में ना बड़े सारे इंडियंस आते हैं और ऑक्सफोर्ड में कम भारतीय हैं, तो इसलिए मुझे ऑक्सफोर्ड जाना है। अब कालांतर में ये भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं इस पर भी चर्चा की जा सकती है, पर कभी और करेंगे। तो सबसे पहला डिसीजन कश्मीर। पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया और कश्मीर के राजा ने भारत में विलय की बात स्वीकार ली। भारत ने आर्मी भेजी जो कि पाकिस्तानियों को पीछे धकेल रही थी और पूरा एरिया खाली भी करा लेती, लेकिन नेहरू जी इतने में चले गए यूनाइटेड नेशंस और जीत के मुंह में हाथ डालकर हार बाहर निकाल ली। आज तक हम सब रो रहे हैं, ऊपर से आधा कश्मीर पाकिस्तान लेके और बैठा है। अब कश्मीर का मट्ठा यूएन में मरवाने के बाद भाई कम से कम परमानेंट सीट ऑफ यूएन तो ले लेते भाई, पर किसी अलग ही मूड में था। भाई ने कहा हिंदी चीनी भाई भाई, और इस चक्कर में चीन को गिफ्ट करके आ गए। चीन से पता नहीं क्या रिलेशन बनाए और हम हिंदी चीनी भाई भाई करते रह गए। उन्होंने भारत पर अटैक कर दिया। भारतीय सेना उनके अटैक के लिए प्रिपेयर तक नहीं थी, क्योंकि नेहरू जी को लगता था चीन तो हम पर अटैक कर ही नहीं सकता, पर उन्होंने किया और भारत का अक्साई चीन
हड़प लिया। नेहरू जी पार्लियामेंट में कहते रह गए, क्या हुआ चीन ने हमारा अक्साई चीन ले भी लिया तो वहां पर तो घास की एक बूंद भी नहीं उगती। अब सागरिका घोष जैसे लोग ये भी कहते हैं कि थैंक नेहरू, क्योंकि उन्होंने हमें IIT IIM दिया। परंतु उनके बायोग्राफर जुडिथ ब्राउन का लिखना है कि नेहरू का प्राइमरी एजुकेशन पर ध्यान ही नहीं था। भारत में इतनी लिटरेसी थी परंतु नेहरू उस बारे में कुछ कर ही नहीं पाया, जो कि उसका सबसे बड़ा फेलियर था। उधर से नेपाल ने भारत को ऑफर किया कि नेपाल को भारत में विलय करना है, मगर नेहरू जी बोले नहीं नहीं नहीं। बलूचिस्तान के राजा या कहें खान ऑफ कलात, उसने भी बलूचिस्तान के भारत में विलय की बात कही। नेहरू इस पर भी बोले नहीं नहीं नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स ने 1964 में न्यूक्लियर डील के लिए कहा, नेहरू जी ने कहा नहीं नहीं नहीं। फिर जाके कहीं अटल जी ने उस समय छुपते छुपाते परमाणु परीक्षण किए। और भैया भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस को पूर्णतः स्वतंत्रता दी गई थी कि वो किसी को भी कैसे चाहे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। द ऑर्गेनाइजर ने उस समय एक आर्टिकल लिखा, द वायलेनी ऑफ पाकिस्तान इज मैच्ड ओनली बाय आवर इडियोसी। बस नेहरू गुस्सा खा गए और ऑर्गेनाइजर को पनिश करने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करवा दिया। वो अमेंडमेंट आज तक वापस नहीं हुआ है। फिर 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई। अब कांग्रेस को यह बात कतई सहन नहीं हुई और केरल में ना प्रोटेस्ट शुरू हो गए। जैसा आजकल आप देख रहे हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट देख रहे हैं, वैसे ही केरल में हुए थे। और 1959 में वो प्रोटेस्ट अपने पीक पर पहुंचे और नेहरू जी ने केरल की गवर्नमेंट को निष्कासित कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे थे। वाह नेहरू जी वाह। गोवा पर ब्रिटेन का नहीं, पुर्तगाल का आधिपत्य था। अब गोवा स्वतंत्र हुआ नहीं, बाकी भारत हो गया। तो नेहरू ने एक बार पुर्तगाल से कहा कि गोवा को भी स्वतंत्र कर दो। पुर्तगाल ने मना कर दिया। नेहरू ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, राज करो, लूटो गोवा को आराम से, कोई बात नहीं। वो तो भला हो, पुर्तगाल ने हमारी एक बोट पर अटैक कर दिया और भारतीय आर्मी ने गोवा में घुसकर पुर्तगाल पर अटैक करके उन्हें भगाया, जो कि पहले ही दिन किया जा सकता था। पर नहीं, अगर वो बोट पर अटैक ना करते तो शायद अटल जी को आकर गोवा को स्वतंत्र कराना पड़ता। वो तो भैया शुक्र है कि वो अटैक हुआ। अब इस पूरे विषय पर ना कई दिनों तक लगातार बोला जा सकता है, पर समय है कि इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त किया जाए। आगे मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में। आशान्वित हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें सपोर्ट करें, मर्चेंडाइज खरीदें। लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिए गए हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।